अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 26 फरवरी जुमेरात का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट, एक बहुत बड़ी खबर इमरान खान के हवाले से, और इसके साथ साथ अलीमा खान का अपनी गिरफ्तारी के हवाले से एक बहुत अहम स्टेटमेंट। क्या समझ रही हैं वो और क्या बता रही हैं, किस तरीके से मुझे इस माह के आखिर तक गिरफ्तार किया जा सकता है, और इमरान खान के केसेस बहुत ज़्यादा तगदो के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जिस तरीके से मुकर्रर हो गए समात के लिए, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करेंगे लेकिन सोहराब बरकत की नाजायज़ और नाहक कैद, जिसको आज 90 दिन हो चुके हैं, और सोहराब बरकत की नाजायज़ और नाहक कैद पर पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। यानी हमारे शहबाज शरीफ साहब को पूरी दुनिया से खतूत आ रहे हैं। खिलाड़ी भी ख़त लिख रहे हैं, डॉक्टर्स भी ख़त लिख रहे हैं, फिजिशंस भी ख़त लिख रहे हैं, सियासतदान भी मुख्तलिफ ममालिक के ख़त लिख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामान में भी बहस हो रही है। और अब 18 बड़ी सहाफ़ती तंजीमें जो पूरी दुनिया की हैं, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर जर्नलिस्ट है, CJP है, फ्री प्रेस अनलिमिटेड है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, सेव जर्नलिज्म, फ्री प्रेस अनलिमिटेड, ये तमाम बड़ी सहाफ़ती तंजीमें पूरी दुनिया में जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, इन तमाम बड़ी सहाफ़ती तंजीमों ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। और इसमें 2 सहाफ़ियों का बिलख़ुसूस ज़िक्र किया गया है, जिसमें से एक सोहराब बरकत हैं और दूसरे नादिर बलोच हैं, जो इन दिनों NCCIA की जानिब से पेशियाँ आप कह लें भुगत रहे हैं। सोहराब बरकत के हवाले से ख़त में बाकायदा तौर पर लिखा गया है दुनिया की 18 बड़ी तंजीमों की जानिब से, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़मानत मिलने के बावजूद सोहराब की कैद, और इसके साथ साथ जो 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम और मुल्क के अंदर जो अदालती निज़ाम है, उसके ऊपर भी बाकायदा इस खत में लिखा गया है। तो पूरी दुनिया से सोहराब की रिहाई के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि कौन से बेसिस के ऊपर, किन वजूहात की बिना पर, और क्या पीछे नीयत क्या है, मकसद क्या है, किस बाइस जो है वो सोहराब को ऑफ स्क्रीन कर दिया गया, या बेसिकली ऑफ स्क्रीन यानी कि जेल में डाल दिया गया, ताकि मोबाइल्स की स्क्रीन पर लोग ना देख सकें इन तमाम तर सहाफ़ियों को, ताकि जो हक़ की बात है, जो ये सहाफ़ी सुनते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, वो ना कर सकें, और स्क्रीन से गायब करना जो एक स्पेसिफ़िकली मकसद है, वो यही दिखाई देता है, और पूरी दुनिया ये जानती है, और पूरी दुनिया से इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। जो कैनेडियन नेशनल है हमज़ा अहमद ख़ान, पाकिस्तान से जिस तरीके से उनकी अबडक्शन हुई, पाकिस्तान वो जब आए पहुँचे, ये अब से 3-4 रोज़ पहले का वाक़या है, उस हवाले से भी बाकायदा इस ख़त के अंदर ज़िक्र किया गया है। तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, जो सहाफ़त के साथ किया जा रहा है, जो हशर कर दिया गया है, पूरी दुनिया उस पर आवाज़ उठा रही है। यहीं से आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के पार्लियामान से आवाज़ें उठ रही हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, इन सब जगहों पर पहले भी बातचीत की गई, बहस हुई, बहस और मुबाहिसे किए गए, लेकिन पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर एक डिबेट की गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने बरतानवी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ये तस्लीम भी किया कि किस तरीके से जो नाजायज़ और नाहक एक सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान में। और इसके साथ-साथ लेकिन बरतानिया का रवैया भी बहुत मशकूक है। यानी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है इलेक्शन के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, वो भी बहुत अरसे तक दबा कर रखी गई, क्योंकि शायद उन तमाम तर वेस्ट की दुनिया को फ़िलहाल हमारे मुल्क में जो इस वक़्त रजीम चल रही है, जो पूरा एक निज़ाम है जो पूरा एक सेटअप है, वो अभी सूट कर रहा है, और उसके बाइस वो अभी इन चीज़ों को शायद उस तरीके से ठीक नहीं होने देना चाहते। लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर सवालात उठाए गए। सबसे पहले तो ज़ैक गोल्डस्मिथ की बात करेंगे, जो जमाइमा खान के भाई भी हैं, कासिम और सुलेमान के मामू भी हैं। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई, सवालात उठाए, इमरान खान की सेहत के हवाले से कहा, और कहा कि इमरान खान बदतरीन हालात में हैं, इनकी अपने बेटों से यानी मेरे भांजों से बात नहीं करवाई जा रही, वो बीमार हैं, इन्हें डॉक्टर तक रसाई नहीं दी जा रही, इनकी सेहत तेज़ी से गिर रही है। मेरा हुकूमत बरतानिया से मुतालबा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर नज़रसानी करें, क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ चार्टर का दस्तखती है, जिस चार्टर के तहत इंसानी हुकूक की पासदारी पहली तरजीह होती है। We understand, I think anyone who's paying attention, we understand that Imran Khan has been denied access to lawyers, he's been denied access to his family, including his 2 sons who are my nephews, he's been denied access. Suleiman and Qasim, the sons of Imran Khan, are British citizens. So I'd ask the noble lady to please use her best offices to ensure that facilitation of 2 sons meeting their father can be done, particularly as he's now receiving the most acute and important medical treatment that he needs. ये उन्होंने बाकायदा बरतानवी हुकूमत से अपील की है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस जो है उन्होंने सवालात उठाए हैं। नवंबर 2019 में नवाज शरीफ जेल से सीधे बरतानिया इलाज के लिए आए, बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ को आने की इजाज़त दी। क्या अगर कल कोई इमरान खान की फैमिली यही दरख्वास्त देती है, तो क्या बरतानिया की हुकूमत इमरान खान को एंट्री की इजाज़त देगी? बरतानवी रुकन पार्लियामेंट का सवाल। Does have a history of imprisoning their prime ministers or former prime ministers, whether it was the late Zulfikar Ali Bhutto, who was imprisoned and then ultimately hanged, or Nawaz Sharif, who was also serving time in prison.
And in the case of Nawaz Sharif, in November 2019, the UK government did allow Nawaz Sharif to come to the United Kingdom to receive medical treatment. So my question to the Minister is, if the family and the party members of Imran Khan were to put a similar request in, what would His Majesty's government's response be? इसके साथ साथ एक और रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि इमरान खान के साथ साथ बहुत से अपोजिशन रहनुमाओं को सजाएं दी गई हैं जो हुकूमत के खिलाफ बात करते थे। पाकिस्तान की इकॉनमी पर स्टेट कैप्चर है। पाकिस्तान और बरतानिया का तजारती डायलॉग गुज़िश्ता साल जुलाई में तय पाया था। बेसिकली सवाल उठाया गया कि हम इस सारे सिनारियो में जब पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इकॉनमी पर स्टेट कैप्चर है, तो इस सब में हम क्यों इंगेज किए हुए हैं, या हम क्यों पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के भी मुआहदे या किसी किस्म की भी बरतानिया की मार्केट में उन्हें एक्सेस दे रहे हैं। एक और ने सवाल किया कि इस जेल में डाला गया है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे और अब पाकिस्तान मुस्तहकिम होने जा रहा था। The reason that Imran Khan is in prison is because he would win a free election. And Pakistan can't begin to have stability and the investment that would flow from that until there is a restoration of democracy. So will the noble lady, the Minister, set out some kind of timetable whereby we're encouraging the authorities in Pakistan to allow a free and inclusive election, maybe not tomorrow? यानी इन रुकने पार्लियामेंट का ये कहना है कि इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर यह था कि वो इलेक्शन जीत चुके थे, तो अब पाकिस्तान में मईशत और जमहूरियत इसी सूरत मुस्तहकम होगी जब वहाँ नए आज़ाद इलेक्शन होंगे। इस किस्म के सवालात बहुत सारे रुकने पार्लियामेंट ने किए। लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड प्ले इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग अ मीटिंग बिटवीन इमरान खान एंड हिज सन्स, कि यानी इमरान खान की उनकी बेटों से मुलाकात के लिए बाकायदा तौर पर ब्रिटिश जो हुकूमत है, बरतानवी हुकूमत एक किरदार अदा करे, एक रोल प्ले करे। तो इस तरह से बहुत सारे सवालात उठाए गए। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर एक बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है। एक जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता आप कहें जिस तरीके से बिल्ड हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमतें क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, क्योंकि अगेन वेस्ट को कितना सूट करता है ये निज़ाम, क्या वेस्ट को सूट करेगा इमरान खान का बाहर आना, ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है और इस पर एक अलग ही डिबेट हो सकती है। एक जानिब ये तमाम तर कहानी और दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस भी नहीं लग पाते। केसेस लगना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान को इलाज के लिए जिस गाड़ी में लाया जाता है, जिस कॉन्वॉय की गाड़ियां जो होती हैं, एक तो इलाज फैमिली और डॉक्टर्स की एब्सेंस में, और जब इलाज के लिए लाया जाता है अगर उस पूरे के पूरे कॉन्वॉय की वीडियो भी कोई बना लेता है, कोई तस्वीर बना लेता है, तो उसको उठा लिया जाता है। उसको पहले अबडक्ट किया जाता है, फिर उसको जुडिशल करने के बावजूद एफआईए कहता है कि रात को हम अपने पास रखेंगे। हैदर सईद एक डाई हार्ड वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, एक आम सा लड़का है, और जिस तरीके से उठा लिया गया महज इस गुनाह के ऊपर कि आपने वीडियो क्यों बनाई। अकबर बाजवा ने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर हैदर सईद और इन कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अलावा वहां पर कुछ और लोग पहुंच जाते, यानी अगर हैदर सईद को खबर हो गई, अगर नया पाकिस्तान से किसी को खबर हो गई, अगर मजीद कुछ सोशल मीडिया के लड़कों को खबर हो गई है कि इमरान खान को पिम्स लेकर जा रहे हैं, तो क्या बैरिस्टर गौहर को, क्या इस्लामाबाद रावलपिंडी की क़यादत को खबर नहीं हुई होगी? और अगर थी तो वो क्यों नहीं पहुंच सके? अगर वो पहुंच जाते तो इस किस्म का रवैया हैदर सईद या उन कुछ 3-4 लोगों के साथ ना होता, उन्हें ना ढूंढा जा रहा होता या उन्हें ना पकड़ा गया होता। अगर मजीद वहाँ रहनुमा पहुंचते और इस तरीके से वीडियो बनाते, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से समाअत हुई, और बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद जस्ट बैरिस्टर सलमान सफदर 11 मार्च की तारीख लेने में कामयाब हुए। वो इसरार करते रहे कि 3 मार्च की तारीख दी जाए, लेकिन इस्तदा मुस्तरद करते हुए सरफराज डोगर साहब ने 11 मार्च की तारीख दे दी। लेकिन सलमान सफदर साहब ने बाहर आके अदालत से यही कहा कि अब समझ नहीं आती, ये तारीख तो दे दी गई है, लेकिन अब जज साहब रुखसत हो जाएंगे, कहीं कोई एतकाफ बैठ जाएगा, तो अब देखना ही होगा कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन 11 मार्च की तारीख दे दी गई है। केसेस मुकर्रर करने के लिए भी एक लंबी तगोदो करनी पड़ती है, और एडिमा खान कह रही है कि इमरान खान के मुकदमात को कई माह लटका कर रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर एतराज़ात लगा दिए जाते हैं। और एतराज़ात कौन से होते हैं? वो कह रही है हम समझ रहे थे कि बहुत बड़े एतराज़ात हैं, लेकिन तकनीकी एतराज़ात, ज़ेर ज़बर की गलतियाँ। ये निज़ाम, इस निज़ाम की आप हालत देख लें, इसकी आप ये किस हद तक गिरेगा। और फिर अदालतों को जिस तरीके से बांदी बना के, अदालतों को जिस तरीके से जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारे सामने है, और फिर जो सियासतदान इस निज़ाम के हाथों इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके अपने दिन भी बहुत करीब है। अभी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि किस तरीके से एक शिफ्ट आ रहा है, एक ट्विच आ रहा है, एक बाकायदा तौर पे आपको लग रहा है कि एक स्विफ्ट आ रहा है, और बाकायदा हालात आपको तब्दीली की जानिब बढ़ते दिखाई देंगे, और इस पर बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके पास तो कोई कंधा भी नहीं होगा सर रख कर रोने के लिए, अवाम भी इनके पीछे नहीं खड़ी होगी। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं तो इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स को रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के अंदर भी कुछ लोगों को बाकायदा कोशिशों पर लगा दिया है। अब आप देख लें कि कौन कौन लोग हैं जो इस फोर्स के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं।
انصار عباسی نے اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا کہ بیرسٹر گوہر باقاعدہ طور کے اوپر سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں سے بھی، علامہ راجہ ناصر عباس سے رابطے کر کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس کے حوالے سے بیان واپس دلوایا جائے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت سے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. پھر کل علیمہ خان کی پریس کانفرنس جو یہ واضح کرتی ہے کہ علیمہ خان نے جس میں واضح طور پہ بتا دیا کہ کس طریقے سے پارٹی اب کمپرومائز ہو چکی ہے. اب یعنی انڈائریکٹلی وہ کل یہی بتا رہی تھی کہ پارٹی کمپرومائز ہو چکی ہے. تو عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے تنبیہ کی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم بطور جماعت بطور فیملی ہم خود کریں گے، پارٹی کے پاس اس کا کوئی رائٹ موجود نہیں ہے. اور ساتھ ہی علیمہ خان کا ایک انٹرویو جس کے کلپس بہت وائرل ہو رہے ہیں، ماریو نوفل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جیل جانے سے ڈرتی ہیں، جس پر انہوں نے کہا میں ڈرتی نہیں ہوں، اور اگر عمران خان کے مقصد کے لیے 2.5 سال سے زائد عرصہ جیل کاٹ سکتے ہیں تو میں بھی کاٹ سکتی ہوں، لیکن میری دوسری بہنیں بھی کھڑی ہیں، اگر ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تو ہمارے خاندان کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں قربانی دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس ماہ کے آخر یعنی فروری کے آخر یا مارچ کے آغاز میں مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، میں چھپوں گی نہیں، گرفتاری دوں گی. اور یہ گرفتاری، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے غالباً 5 سال کے لیے گرفتار کیا جائے گا، تو یہ ایک جانب ساری سچویشن ہے. لیکن یہیں سے اگر آپ یہیں سے یہ جو بنائے گئے حالات، یہ حالات بدل بھی سکتے ہیں، یہ حالات مڑ کر کسی اور کی جانب بھی آ سکتے ہیں، اور وہ جو ایک صفحہ ہے وہ پھٹ بھی سکتا ہے، وہ 1 پیج پھٹ بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد حالات یہ اکثر تبدیل ہو سکتے ہیں. کامران خان سے لے کے کچھ بڑے بڑے صحافی جس طریقے سے ابھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ماہ میں 21,000 پوائنٹس کی گراوٹ، غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پیسے نکال لیے، اور وجہ بتائی جا رہی ہے موجودہ سیاسی صورتحال. یعنی یہ جو نظام اتنا پیمپر کر کے، اتنا پیک کر کے، ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے لے کر آیا تھا، باقاعدہ طور پہ ان سب کو کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا، یہ نظام بالآخر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ناکام رہا ہے. اور سیاسی عدم استحکام کے باعث غیر ملکی سرمایہ کار ایک ایک کر کے جا رہے ہیں یہاں سے، لیکن فرق فی الحال پڑتا دکھائی نہیں دے رہا. میں آپ کو بتاتی ہوں پنجاب حکومت کا ایک بڑا قدم، لیکن عارفہ نور کا یہ آرٹیکل جو آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہو رہا ہوگا، بڑا بہترین، بڑا زبردست آرٹیکل. یہ آرٹیکل کہہ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ اپ ان دا ایئر، کچھ ہواؤں میں ضرور ایسا گڑبڑ ہے جس کو ہم سونگھ سکتے ہیں، جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، جو دکھائی نہیں دے رہا لیکن فیل ضرور ہو رہا ہے. اور انہوں نے اشارہ کیا کہ مریم نواز کی وہ حکومت، آرٹیکل کا اگر میں آپ کے سامنے سمرائز کر دوں، لباب رکھوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کی حکومت جس کو ایک ان میچڈ قسم کی ایک کوریج ملتی تھی، لیکن اچانک بسنت بھی آئی، بسنت پر بڑی بہترین کوریج ملی، اور پھر اس کے بعد بسنت کے بعد ایک ٹوسٹ آیا سٹوری میں، جب ایک اسٹریٹ کوم بیورو نامی اکاؤنٹ سے، ایک ایسا اکاؤنٹ جس پر آپ ایک نام سے فیل ہوتا ہے کہ غالباً آپ کے پورے کے پورے ملک کے اندر بڑا ایک اہم کھلاڑی جو سیاست میں ہے اس کی جانب سے یہ اکاؤنٹ چلایا جاتا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے ایک طیارے کے حوالے سے خبر لکھی جاتی ہے کہ ایک طیارہ پنجاب حکومت نے خریدا، اور اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی بہت لاکھ روکنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں وہاں سے اس طیارے کے بعد سے پنجاب حکومت پر، مریم نواز پر بالخصوص تنقید ہو رہی ہے. اور تنقید جو ہے، اور جس کے بعد انہوں نے اوبیسلی اشارہ یہ اسٹاک ایکسچینج اور اس سب کے اوپر بھی تھا کہ کس طریقے سے اکانومی کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. تو بیسیکلی ان کا اشارہ یہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ہواؤں میں تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو استعمال کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کو، وہ اوبیسلی استعمال کر کے اسی طرح پھینکتے ہیں سیاستدانوں کو، اور پھر وہ اگلے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تو لمبا اس لیے ساتھ چلا گیا کیونکہ دونوں سائڈز کو، دونوں پارٹیز کو ایک قیدی کا ڈر تھا، اور اس کے ڈر کے باعث یہ ساتھ تھوڑا لمبا چلا، اور یہ 1 پیج ابھی تک پھٹا نہیں. لیکن پنجاب حکومت کی فی الحال جو حالات ہیں یہ سارے ان کے گلے کو آئیں گے، کیونکہ پنجاب حکومت میں جہاں پر پاورٹی یا غربت آپ جس کو کہتے ہیں 16.5 سے کہا جا رہا ہے 23% تک بڑھ چکی ہے، لیکن وہی پنجاب حکومت اس وقت ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کیے ہوئے ہے. 1.14 بلین کا ایک پروجیکٹ، یا 1.14 بلین جو ہے اس کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے گاڑیاں خریدنے کے لیے، جس میں ٹویوٹا الٹس، یارس، لینڈ کروزر، یہ تمام تر گاڑیاں موجود ہیں جو اپنی کیبنٹ کے لیے یا جو صوبائی آپ کے لیے قیادت ہے ان کے لیے خریدی جائیں گی. صرف یہی نہیں، ڈبل کیبن پک اپ ٹرکس بھی ہیں، وی آئی پی سیکیورٹی پروٹوکولز کے لیے بھی باقاعدہ گاڑیاں خریدی جائیں گی، لگژری کارز ہوں گی جو خریدی جائیں گی. ابھی جہاز کا مدعا ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اب لگژری کارز کی جانب بڑھا جا رہا ہے. تو ابھی فی الحال تو شاید بالکل آنکھیں بند ہیں اور کچھ محسوس نہیں کیا جا رہا، لیکن جس طریقے سے ہواؤں میں تبدیلی ہے، جس طریقے سے تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، شاید یہی وہ کچھ چیزیں ہوں گی جو گلے کا پھندا بنیں گی، یہی وہ کچھ چیزیں ہوں گی جن کو کلیریفائی نہیں کر سکے گی یہ پنجاب کی حکومت بھی، اور جس طریقے سے حالات پھر بدلیں گے وہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. دیکھتے رہیے سیاست.pk.